मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग अब तक आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकाल में सल्तनत पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो होगा मुगल साम्राज्य। अब समस्या ये है कि साम्राज्य क्यों कहते हैं और वो सल्तनत क्यों था। सल्तनत वो इसलिए था क्योंकि वहां जो भी शासक थे उन्होंने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया, सिवाय मुबारक शाह खलजी को छोड़कर। साम्राज्य से इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर कभी भी किसी अन्य की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के पश्चात बादशाह की उपाधि धारण की, अर्थात सर्वोच्च शक्ति, इससे ऊपर कोई और नहीं, इसीलिए हम लोग इसे साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आज मुगल साम्राज्य की। जब बात मुगल साम्राज्य की करते हैं तो हम लोग इसमें कुछ चीज पढ़ चुके हैं, जैसे उत्तरवर्ती मुगल शासक, यानी 1707 औरंगजेब के बाद की स्थिति हो चुकी है। बात हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासक, इनको हम लोग कर चुके हैं, यानी औरंगजेब के पश्चात के जो भी शासक हैं उनको पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यानी शुरुआत हम लोगों को 1526 से लेकर 1707 के बीच के शासकों का अध्ययन करना है। और जब हम इस शासकों को देखते हैं तो इनमें कुछ शासक आते हैं, जैसे संस्थापक बाबर 1526 से 1530, बाबर के उत्तराधिकारी हुए हुमायूं 1530 से 1540, पहला कार्यकाल इनका। दूसरा 1555 से 1556, दो कार्यकाल इनके। ठीक है, हुमायूं के बाद शासक हुए अकबर, इनका टाइम है 1556 से 1605। अकबर के बाद हुए जहांगीर, जहांगीर का 1605 से 1628। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां 1628 से 1658। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट औरंगजेब 1658 से 1707। ये प्रमुख शासक मुगल वंश के जिन्होंने संपूर्ण भारत पर अपनी सत्ता की स्थापना की। लेकिन औरंगजेब के समय से ही मुगलिया सल्तनत की आर्थिक स्थिति, सैन्य स्थिति, सामाजिक स्थिति, जो भी चीजें थी वो कमजोर पड़ती हैं और फिर वो सब चीजें विखंडित होती हैं और पुनः छोटे छोटे राज्यों का उत्थान हो जाता है। और धीरे धीरे मुगल वंश के पतन के साथ ही एक अंग्रेजी सत्ता भारत में 1757 के बाद स्थापित होती है। ठीक है, तो ये 6 शासक जिन्होंने लगभग 200 साल शासन किया, 6 शासकों ने। इनमें सबसे लंबा शासनकाल औरंगजेब का। ठीक है, स्वर्ण युग शाहजहां का, जहांगीर का चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्ण युग, इनका टोटल लेकिन वास्तुकला में विशेष योगदान। इसके विषय में कहते हैं कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक। अकबर के विषय में एक राष्ट्रीय शासक की बात आती है, इसे भाग्यहीन कहते हैं, नाम का भी अर्थ यही है। बाबर के विषय में कहा जाता है एक विजेता,
ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, हम लोग बात भी इन्हीं की करेंगे। और आज ये देखते हैं कि इन शासकों ने कैसे इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया और कैसे भारत की संपूर्ण प्रजा की सुल्तान बने। क्योंकि 1707 के बाद मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो जाता है कि छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है, मराठे सशक्त हो जाते हैं, मराठों ने दिल्ली तक अधिकार कर लिया, आक्रमण किया, लेकिन मुगल सत्ता को हटाने की कोशिश नहीं की। 1803 में मुगल सत्ता और ब्रिटिश अधिकारी समानता के आधार पर मिलते हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने 1857 से पहले इन कमजोर मुगल शासकों को हटाने की बात नहीं की। 1857 की जब क्रांति हुई तब पर भी जनता ने मुगल शासक को ही अपना नेतृत्वकर्ता चुना। तो यानी लोगों के मन में मुगलों के प्रति एक सद्भावना थी, मुगलों को वो अपना राजा स्वीकार करते थे। इसीलिए मुगलों के खिलाफ विद्रोह भी जो हुए वो औरंगजेब के समय बहुत ज्यादा हुए, लेकिन मुगल सत्ता को हटाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। सब ये कहते थे नहीं, बने रहे, राजा हैं, राज परिवार है। आज तो बड़ी खराब स्थिति में होंगे ये राज परिवार, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक शासकों को स्टार्ट करते हैं और ये देखा जाए कि कैसे, क्या, कब, क्यों हुआ। बाबर 1526 से 1530, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, लिखने भाई। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। दूसरा आप देखिए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, महापर्व के दिन इनका जन्म होता है 1483 को, ठीक। जब जन्म हुआ तो उसी समय से कुछ दिन पिताजी रहे, 11-12 साल की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया। और जो और भी थे इनके चाचा वाचा, उन लोगों ने इनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। बड़ी खराब स्थिति में रही, बचपन इनका बड़ी कठिनता से हुई। बचपन में ही शासन की बागडोर भी आ गई, हार भी गए, वहां साम्राज्य छोड़ना पड़ा और अंत में काबुल को विजिट किया और इसे अपना साम्राज्य बना लिया। यानी काबुल अब बाबर का राज्य है, ठीक है। इनकी उपाधि देखते हैं क्या क्या थी। बड़ी उपाधियां भी धारण की इन्होंने। पहला कलंदर, कलंदर बाबा भी कहते हैं इनको, कलंदर बाबा, ठीक। कलंदर क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि अत्यधिक मात्रा में दान देते थे, अत्यधिक मात्रा में दान देने के कारण। ये बहुत ज्यादा दान दो, कलंदर मतलब बहुत ज्यादा दान देने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो कलंदर पहली उपाधि। दूसरा हजरत फिरदौस मकानी, ठीक है। ये इनका उपनाम था, हजरत फिरदौस मकानी उपनाम था। बादशाह, ये उपाधि पानीपत युद्ध के बाद धारण किया। यानी भारत का जब साम्राज्य इन्होंने जीता, जब भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की, तब इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। गाजी, खानवा युद्ध के बाद पश्चात धारण की। गाजी वह व्यक्ति होता था जिसके विषय में कहा जाता है कि जो लगभग 10,000 काफिरों का वध करते, उसे गाजी की उपाधि दी जाती थी। तो यहां पर इन्होंने इतने काफिरों का वध किया और अंततः गाजी कहलाए, ठीक है, खानवा युद्ध में ही। इनके विषय में दूसरी चीज जो है, मुगल शासकों में दो शासक ऐसे हैं
जिन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखी है। पहले बाबर और दूसरे जहांगीर। ठीक, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक-ए बाबरी। बाबरी के नाम से, और इस तुजुक-ए बाबरी को इन्होंने तुर्की में लिखा। ये ध्यान रखिएगा, तुजुक-ए बाबरी को तुर्की में लिखा इन्होंने। ठीक है, बाद में तुजुक-ए बाबरी के खूब अनुवाद भी हुए, बहुत ढेर सारे अनुवाद हुए, लगभग हर भाषाओं में तुजुक-ए बाबरी मिलने लगी। और ठीक, और तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में। अब देखिए, और भी कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, जैसे अकबर के समय अब्दुल रहीम खानखाना, खानखाना ने इसका मूल तुर्की भाषा वाली जो थी उससे फारसी में बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया। ठीक, अब देखिए, जब फारसी में अनुवाद हो गया बाबरनामा, अब मैडम बेवरिज खान, ठीक है, तुजुक-ए बाबरी का क्या है? मैडम बेवरिज, इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैडम बेवरिज ने लीडेन एवं एर्स्किन, इन्होंने फ्रांसीसी में किया। तो ये अनुवाद हुए। इसमें यह भी कहा गया कि इकलौता ऐसा है जो भारत का सही इतिहास बताता है। और इसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के, जब यह आक्रमण किया उससे पूर्व भारत में 5 मुस्लिम शासकों, व 2 हिंदू शासकों का वर्णन किया है, का उल्लेख किया। ठीक, इन हिंदू शासकों में उसने विजयनगर के, कौन था? कृष्णदेव राय, का उल्लेख किया है। यानी विजयनगर के कृष्णदेव राय का उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। ठीक, दूसरे हिंदू शासक हैं मेवाड़ के राणा सांगा का उल्लेख किया। यानी इन 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया। अब 5 जब मुस्लिम शासकों की बात करते हैं तो इसमें देखिए, मालवा के शासक का, गुजरात के शासक का, दिल्ली के शासक का, बंगाल के शासक का, और एक मालवा, गुजरात, दिल्ली, बंगाल, एक और कोई फसरा बच रहा है ना? 1 मिनट। एक कोई और है, इनका उल्लेख करता है। हाँ, एक कोई बच रहा है, बहमनी, यानी दक्षिण भारत, यानी विजयनगर, कृष्णदेव राय, बहमनी के शासक का उल्लेख। यानी 2 दक्षिण भारत के हैं और 4-1-5 उत्तर भारत के 5 शासकों का और 2 दक्षिण भारत के शासकों का उल्लेख करता है। साथ ही साथ भारत की जलवायु, नदियां, पेड़ पौधे, चिड़ियों इत्यादि के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। बाबरनामा से या बाबर की आत्मकथा से कई क्वेश्चन आते हैं अक्सर कर, तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ शासकों का उल्लेख, साथ ही साथ जो मूल है बाबरनामा वो तुर्की में लिखी गई थी और उसका मूल नाम था तुजुक-ए बाबरी, न कि बाबर नामा।
जैसे ही बाबर की आत्मकथा की बात आती है तो सबसे पहले मुंह से बाबरनामा ही निकलता है सामान्यतः। लेकिन यह ध्यान रखिए आप, बाबर की जो मूल कथा वो आत्मकथा है वह तुजु के बाबरे के नाम से लिखी गई और तुर्की में लिखी गई। अकबर के समय 1590 में अब्दुल रहीम खान खानानी बाबरनामा के नाम से उसका फारसी में अनुवाद किया। इससे पहले भी हुमायूं के समय 2 अनुवाद हुए, बाद में भी जहांगीर के समय उसका फारसी में अनुवाद हुआ, लेकिन सबसे प्रमाणिक अनुवाद और सबसे अच्छा अनुवाद रहीम खान खाना के द्वारा ही किया गया। ठीक है, बाबर के दूसरी चीज देखते हैं, इनके युद्ध देखें। पहला पानीपत का युद्ध 1526, दूसरा खानुआ का युद्ध 1527, तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528, चौथा घाघरा का युद्ध 1529 और 30 में युद्ध करने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि बाबर ऊपर चले गए। ठीक है, अब देखते हैं पानीपत का युद्ध क्या था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त होते हैं। सल्तनत काल का इकलौता शासक जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होता है, अन्य कोई भी शासक वीरगति को प्राप्त ही नहीं हुआ। ठीक, इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति युद्ध नीति का पालन किया। इसी युद्ध में बाबर ने बारूद वाले के तोप का उपयोग किया। बड़ी सी चीजें की और तुलगमा युद्ध नीति के कारण ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा संख्या में कम होते हुए भी बाबर को विजय मिली। ठीक है, देखिए अब यह अप्रैल 1526 में लड़ा गया। ठीक, इस तुलगमा युद्ध नीति को उस्मानी या रूमी विधि भी कहते हैं। उस्मानी या रूमी विधि भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही जानिए कि तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुलगमा युद्ध नीति के कारण ही उसे विजय मिल पाई, क्योंकि अगर हम लोग तुलगमा युद्ध नीति की चर्चा करते हैं तो पूरी क्लास चली जाएगी। इसलिए आप ये मत जानिए कि तुलगमा युद्ध नीति क्या थी, कैसे उसमें सेना का विखंडन किया गया, कैसे सेना सजाई गई, इससे मतलब नहीं है। बस ये जानिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति के माध्यम से ही इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, तो बस दूसरा खानुआ का युद्ध जो लड़ा इन्होंने, वो राणा सांगा के साथ लड़ा। राणा सांगा भी इस युद्ध से पूर्व लगभग 80 युद्ध में विजय प्राप्त कर चुके थे। कहते हैं कि उसके शरीर पर भी 80 घाव थे और उस समय राजपुताने में सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में जाने जा रहे थे। बाबर को भी डर था कि राणा सांगा को हम पराजित कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन एक चीज बाबर ने और उल्लेख किया बाबरनामा में, अपने तुजु के बाबरे में, कि भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण राणा सांगा ने भी दिया था बाबर को, लेकिन सिर्फ बाबरनामा में ही उसका उल्लेख है, कहीं और नहीं मिलता। और उसमें भी यह उल्लेख है कि राणा सांगा का एक प्रतिनिधि पंजाब में बाबर से मुलाकात करता है और पंजाब में ही उसने ये कहा कि राणा सांगा भी अगर इब्राहिम से युद्ध होता है तो बाबर के मध्य में नहीं आएगा, तटस्थ रहेगा। ये बात आई थी। ठीक है,
अब क्या सोचता है, कैसे क्या सही है, ये सब नहीं है, केवल बाबर ने ही उल्लेख किया है, तो उसमें हम लोग नहीं कह सकते क्या था। ठीक है। राणा सांगा से जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की। बाबर ने, कहते हैं कुरान पर जितने भी सैनिक थे सभी ने हाथ रखकर अंतिम सांस तक युद्ध लड़ने की कसम खाई, सबसे कसम खिलाई गई। एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, क्योंकि बाबर को भी ये डर था कि राजपूतों के शौर्य के आगे बाबर नहीं टिक रहा है। बाबर के टारगेट में यही था किसी तरीके से हम इस युद्ध को जीत लें। अगर इस युद्ध में पराजित होते तो पुनः बाबर को काबुल का ही रूप देखना पड़ता और भारत में पुनः एक हिंदू सत्ता, राजपूत सत्ता स्थापित हो जाती। कुरान पर हाथ रख के सभी सैनिकों ने कसम खाई। बाबर ने एक लंबा चौड़ा जोश उत्पन्न करने वाला भाषण दिया। उसने यहां तक कहा कि यदि युद्ध में विजय मिलता है तो जिसे अपने देश काबुल वाबुल जाना हो वो जा सकता है, पहला। दूसरा, उसने इस्लामिक नियम के अनुसार उसने कहा लूट का माल तुम्हारा है, पहला। दूसरी चीज उसने बात की, शराब वराब के जो भी बर्तन पात्र थे सब तुड़वा डाले। खुद शपथ लिया कि अब हम कभी शराब नहीं पिएंगे। कहते हैं भयानक युद्ध हुआ, राणा सांगा घायल हुए, राणा सांगा को युद्ध के मैदान से हटाया गया। राणा सांगा को युद्ध के मैदान से हटाया गया, दूसरे लोग, लेकिन परिस्थितियां खराब थी, राणा सांगा भी पराजित हुए। और राणा सांगा के पराजित होने के बाद बाबर ने राजपूतों की जो भी बनाए गए थे हत्या की। कहते राजपूतों के सिर की मीनार बनवाई और वहीं पर इसने गाजी की उपाधि धारण की। जिहाद की घोषणा यानी धर्म युद्ध घोषित किया था। ठीक है। दूसरे हुए चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध इन्होंने मेदिनी राय, मालवा के शासक मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में भी जिहाद की घोषणा की। यहां पर भी वही तामझाम। इस युद्ध में भी मेदिनी राय पराजित हुए। अंतिम युद्ध जो घाघरा का है वो अफगानों से लड़ा। इसमें लगभग जो भी अफगान शक्तियां थी वो सब एकजुट हो जाती हैं। इस युद्ध में अफगानों ने अपना प्रयास किया मुगलों को भारत से भगाने के लिए, बाबर के खिलाफ अंतिम प्रयास। कहते हैं इस युद्ध में अफगान पराजित होते हैं। यही बाबर का अंतिम युद्ध था। अफगान पराजित होने के बाद अफगानों की शक्ति जो थी वो काफी समय के लिए टूट गई। ठीक, तो ये युद्ध है 4। बाबर से ज्यादातर यहीं से और उनकी आत्मकथा से ही पूछता है। बाबर से और कुछ विशेष प्रश्न नहीं पूछे जाते। बाबर के बाद जो है वो आते हैं हुमायूं। ठीक है, तो हम लोग बात हुमायूं की करते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 से 1540, या इसको हम लोग 56 कर दें, बीच में सूरवंश था। ठीक है, वो आप जान ही सकते हैं। हुमायूं शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ ये होता है भाग्यवान, लेकिन जैसा इसके नाम का अर्थ था कार्य इसके एकदम उसके विपरीत थे। क्योंकि भाग्यवान नाम का अर्थ है लेकिन जीवन इसका भाग्यहीन था। जीवन भर संघर्ष करता रहा, जीवन भर इधर से उधर भटकता रहा, लुढ़कता रहा, और अंत में इसकी मृत्यु भी सीढ़ियों से लुढ़ककर ही हो गई। कई इतिहासकारों ने
ये कहा है कि बड़ा अफीमची था, नशेड़ी था, इसलिए ऐसी चीजें हुई। सब तक कंट्रोल नहीं। कोई युद्ध जीत लेता था तो युद्ध जीतने के बाद 6 महीने साल भर तक जश्न करता था, नृत्य संगीत होते थे, अफीम पीता था, तमाकू पीता था, पता नहीं क्या। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसके चरित्र पर देखते हैं तो ये देखते हैं कि इसके साथ परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई कि इसे अफगानों ने सत्ता से पदच्युत कर दिया और शेर शाह सूरी जैसा इसे योग्य विरोधी प्राप्त हुआ। बाद के किसी भी शासक के समय ऐसी चीजें नहीं थी कि शेरशाह जैसा योग्य कोई व्यक्ति मिल जाए। तो जब शेरशाह जैसा योग्य कोई नहीं मिला, इसमें वो चीज थी नहीं, पिता के द्वारा बताई गई बातों का इसने पूर्णतः पालन किया, अपने भाइयों के प्रति अनुदार रहा, जबकि भाइयों ने इसके सपोर्ट में बहुत कम ही खड़े हुए, कामरान और अस्करी तो एकदम नहीं रहे। साम्राज्य का पिता के कहने पर साम्राज्य का विखंडन कर दिया इसने, सबके साथ उदारता का व्यवहार किया। जब लोग हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम की बात करते हैं तो गुलबदन बेगम ने इसके चरित्र की बात की है। वो यहां तक कहती हैं कि हरम की एक एक बुजुर्ग महिलाओं से ये बात करते थे, सबका पूर्णतः जैसा सम्मान और आदर चाहिए सबको वैसा ही सम्मान और आदर भी हुमायूं देते थे, बच्चे की तरह सबका बराबर ध्यान रखना, हर चीजें, ये चीज थी। तो किसी भी ऐसे नशेड़ी व्यक्ति की में वो चीजें नहीं हो सकती जो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में कहा। इसलिए ऐसा हम लोग न माने तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इनका क्या काम थे। चलिए, हुमायूं की जब हम उपाधि की बात करते हैं तो इन्होंने स्वयं कोई उपाधि धारण नहीं की। ठीक, इनके समय के एक इतिहास लेखक हैं खोंद मीर, इसी ने हुमायूं को कई अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे पहला नाम सिकंदर आजम, सिकंदर आजम भाई समकालीन इतिहासकार हैं, दरबारी इतिहासकार हैं। दरबारी इतिहासकारों का काम क्या होता था? राजा के गुणगान करना। तो भाई ये भी तो राजा का गुणगान ही करेगा। ठीक है, तो ये भी राजा का गुणगान ही करते थे। खुदा का साया, बहुत सही, खुदा का साया। हजरत पातशाह खिलाफत पना, पना, हजरत खिलाफत पातशाह पना, हकीकी मजाजी, इत्यादि। ठीक है, ये चीजें थी। स्टैनले लेनपुल ने इसके विषय में कहा था कि हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते संसार से विदा हो गया। उसके नाम का अर्थ भाग्यवान, परंतु कभी किसी भाग्यविहीन सम्राट का ऐसा गलत नाम नहीं पड़ा। उसकी असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। ठीक, देखिए सबसे बड़ी बात, बाबर जब अंतिम समय में थे तो चूंकि सबसे बड़ा बेटा था, उत्तराधिकारी इनको घोषित कर दिया गया था। बाबर ने हुमायूं को अपने पास बुलाया और इनसे कहा, बेटा अपने छोटे भाइयों के साथ भी उदारता का व्यवहार करना, चाहे तुम अल्लाह मियां को प्यारे हो जाओ। ठीक, और अंततः बेटे ने अपने भाइयों के साथ उदारता का ही व्यवहार किया। चार पुत्र बाबर के, कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक, हिंदाल। दूसरी है गुलबदन बेगम, ये एक माता के थे, ये दूसरी माता के थे, ये तीसरी माता के थे। हिंदाल ने हमेशा वफादारी की सिवाय चौसा युद्ध के समय को छोड़कर। जब हुमायूं को यह सूचना मिली
कि दिल्ली में हिंदाल ने विद्रोह कर दिया और सत्ता पर अधिकार कर लिया है। यदि उस समय को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, अब देखिए साम्राज्य का विभाजन किया। कामरान को काबुल, कांधार, सिंध और पंजाब का क्षेत्र दिया। ठीक है, इतना क्षेत्र। अस्करी को संभल की जागीर दी। हिंदाल को अलवर यानी राजस्थान वाला क्षेत्र दिया और स्वयं दिल्ली का शासक, आगरा का शासक तो था। तो साम्राज्य का विभाजन पहली और अंतिम गलती मुगल साम्राज्य के लिए। इसके बाद किसी भी शासक ने साम्राज्य का विखंडन नहीं किया और जैसे ही गद्दी प्राप्त की वैसे ही अपनी गद्दी के दावेदारों को समाप्त करने की परंपरा अपनाई और समाप्त किया भी। ठीक है, तो ये चीजें हुई यहां पर। अब जब हुमायूं की हम लोग बात करते हैं तो ये देखते हैं इसी के कारण, या आते हैं इस पे हम लोग। लग रहा है ठीक है। देखिए ये है दिल्ली, यहां हो गए हुमायूं। ये है गुजरात का क्षेत्र, यहां बहादुर शाह। ये बंगाल और बिहार का क्षेत्र, यहां शेर शाह और नुसरत शाह। अफगान यानी बीच में हुमायूं और दोनों सिरों पर अफगान सत्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। यदि एक किसी भी सुल्तान को दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध करना पड़े तो उसके लिए समस्या होती है। हुमायूं 1537 में ही इस मोर्चे से निकल पाया और वो भी पुर्तगालियों की वजह से, क्योंकि पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से थोड़ी सी कोई बात कही हो गई और इनको समुद्र में मिलाया और यहीं कैम्बे के पास नाव से ढकेल करके। अब यहां पर शेरशाह, हुमायूं ने जब इनको पराजित किया 37 में, तो 1537 की स्थिति यह थी कि 1538 में शेरशाह ने बंगाल विजिट किया और बंगाल से अत्यधिक मात्रा में संपत्ति प्राप्त की। कहते हैं इसी समय 37 के बाद इनको दिल्ली नहीं आकर के शेरशाह पर आक्रमण कर देना चाहिए था, लेकिन हुमायूं डायरेक्ट शेरशाह पर आक्रमण न करने पहुंचते हैं दिल्ली में लगभग साल भर घास छिल रहे थे। साल भर तक इन्होंने विजय जश्न मनाया, मौज मस्ती, दारू, मदिरा, नृत्य, संगीत सब कुछ हुआ 1538 में शेरशाह के खिलाफ। और इस बीच में एक अग्रिम दल ने चुनार के किले पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो आपको ऐसे में जब आपका विरोधी आप जान रहे हो कि दिन पर दिन शक्तिशाली होता जा रहा है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाप्त करने का प्रयास करें। यदि आप उसे समाप्त करने में डिले करेंगे तो वह भविष्य में आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हुमायूं के साथ भी ठीक यही होता है, इन्होंने डिले किया और भविष्य में वो इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि हुमायूं के लिए भी समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, तो यहां ये चीजें आई। अब जब हम आगे देखते हैं तो बाद में शेरशाह ने हुमायूं को इन दो युद्धों में पराजित किया। कौन कौन? चौसा और कन्नौज। ठीक है, कोई विशेष इनके काम नहीं थे। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, ये से पूछा जाता है। ठीक है, चौसा और
कन्नौज, ये युद्ध हम लोग देखते हैं। ठीक है, चौसा का युद्ध। वन मिनट, इंक थोड़ी सी लिया जाए। चौसा या बक्सर का युद्ध, चौसा या बक्सर का युद्ध 26 जून 1539। देखिए, गर्मी का महीना है, ये टाइम ऐसा है जो वर्तमान में मानसून आने का समय होता है। इस समय लगभग मानसून आ जाया करते हैं। बिहार की बात हो रही है तो इससे कुछ पहले ही मानसून आ जाते हैं। तो ये कहते हैं समय के अनुसार मानसून डिले हो रहा है, तो उस समय हो सकता है इसके कुछ समय बाद जुलाई में आ रहा हो या इससे पहले आ जाता हो। लेकिन बरसात कभी भी हो सकती थी, गंगा नदी में कभी भी उफान आ सकता था। अब बक्सर का युद्ध जो होता है तो ये बिहार में हुआ, और इस युद्ध में शेरशाह की चालाकी ने हुमायूं को किसी तरीके से जान बचाने, भागने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, कहते एक भिस्ती की सहायता से ये जान बचा पाए थे, और इस भिस्ती को इन्होंने दिल्ली में अलग अलग टाइम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 घंटे के लिए जौहर आफ्ताबची जो हाथ वाथ धुलवाने का काम करते हैं वो 2 घंटे के लिए कहते हैं। फरिश्ता कहते हैं कि आधे दिन के लिए बनवाया गया था, जबकि गुलबदन बेगम के अनुसार 2 दिनों तक यह शासक रहा। इसे दिल्ली में शासक बनाया। ठीक, और इसी ने चमड़े के सिक्के जारी किए। भिस्ती ने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो कहते हैं यहां से भाग करके बक्सर आए। बक्सर में अब क्या चाहिए, सभी भाइयों एकजुट हो जाना चाहिए। कहते हैं ऐसे में कामरान भी आए सेना लेकर के, लगभग 10,000 की सेना के साथ कामरान भी सहायता के लिए आए थे। अस्करी हिंदाल भी थे, लेकिन कामरान के दिमाग में कोई शक घर कर गया। उसको यह लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमें जहर देकर के मार दिया जाए, या मुझे जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन। और वह चुपके से बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के कन्नौज युद्ध से पूर्व ही पुनः काबुल भाग गया। या उसके दिमाग में आया होगा कि इनको हार जाने दो भैया को, भैया जब हार जाएंगे तो इन्हें दिक्कत होगी, तो पुनः हम दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली की शासन सत्ता अपने हाथों में ले सकते। कुछ भी चालाकी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता। यानी इनकी सहायता नहीं किया, बल्कि भाग गया। अगर सोचो वो साम्राज्य का विखंडन हुमायूं ने किया होता, इसने भाइयों के प्रति उदारता न दिखाई होती, तो शायद संपूर्ण साम्राज्य हुमायूं के पास होता, और हुमायूं के खिलाफ शेरशाह की विजय भी असंभव थी ऐसी में। ठीक है, तो यहां पर वो भी भाग गए। कन्नौज युद्ध में जब पराजित हुए तो भाग करके दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में लगभग 2-3-4 महीने का समय लगा, लगभग साल भर। ठीक, उसमें भिस्ती भी शासक बना, चमड़े के सिक्के चलाए, पुनः अपनी शक्ति को संगठित किया ताकि हम शेरशाह सूरी से एक नए युद्ध की तैयारी कर सकें। शेरशाह सूरी भी चौसा युद्ध के बाद बंगाल में अपना राज्याभिषेक करता है, पुनः एक नए युद्ध की तैयारी शुरू करता है, और जब युद्ध की उसकी तैयारी पूर्ण हो गई तब वह दिल्ली की तरफ कूच करता है, और अंततः कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ मई 1540 में। हाँ, चौसा का युद्ध कर्मनासा नदी के तट पर हुआ। यह युद्ध गंगा नदी के तट पर हुआ। ठीक है, कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के तट पर हुआ। ठीक है, अब देखिए,
जो गलती कन्नौज के बक्सर युद्ध में इन्होंने चौसाया बक्सर के युद्ध में की थी, नदी के तलहटी में अपनी शिविर को लगाना, वही हाल कन्नौज में भी किया और परिणाम बराबर रहा। यहां पर भी हुमायूं पराजित होते हैं। कहते हैं पराजय तो खतरनाक होती ही है, और पराजय कहीं अच्छे से मिल जाए तो वो और दिक्कत करती है। तो यहां पर भी पराजय अच्छे से मिली थी, पराजय ने दिक्कत भी किया और अंततः हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है। इस युद्ध के पराजय के बाद ये फारस गए। वहां पर फारस का शासक सिया था, ये सुन्नी थे, उसको लेकर के थोड़ा विवाद हुआ भारत में सिया धर्म के प्रचार के लिए। भाई मरता तो क्या नहीं करता। अंत में काबुल जीता अपने भाई से। कब? 1553 में। काबुल जब जीत गए तो भारत की भी स्थिति इनके अनुकूल हो गई थी और अंततः मच्छीवाड़ा और सरहिंद 1555 1556, ठीक है, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में, सॉरी दोनों 55 ही हैं। ये है मई, ये है जून। यहां पर भी एक है जून, दूसरा है मई। शुरू में मई जून उल्टा जून मई है और फिर जून मई मई जून, यानी दोनों पर लास्ट जून, बीच में मई। ठीक है। इन दोनों युद्धों में इसे विजय मिली और विजय के पश्चात दिल्ली के शासक बन गए। ठीक है। पुनः अब समस्या क्या हुई? 1556 में ही सीढ़ियों से गिरकर दीन पनाह जो स्वयं बनवाए थे, दीन पनाह महल की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। दिल्ली के शासक हैं, देखिएगा अभी। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो समस्या यह था, उस समय अकबर की उम्र भी बहुत कम थी। 42 में जन्म हुआ, 56 यानी 14 साल। अगर, और अकबर भी कहां है? पंजाब में है। अगर लोगों को इनकी मृत्यु की सूचना मिल जाती तो संभवतः दिल्ली में कई उत्तराधिकारी खड़े हो जाते। इसलिए अकबर का राज्यारोहण निर्विरोध हो जाए, इसलिए 17 दिन तक इनकी मृत्यु की सूचना को गुप्त रखा गया। गुप्त कैसे रखा गया? क्योंकि प्रतिदिन मुगल बादशाह को जनता दरबार देना होता था। जनता प्रतिदिन आंख बंद करके आती थी, मुगल का चेहरा ही देखती थी। जैसे अभी भी ये होता है ना कि आप जब सुबह नींद खोले तो किसी अच्छे व्यक्ति का अगर चेहरा दिख जाए तो ये मान्यता होती है कि दिन अच्छा गुजरेगा। इसलिए घर से आप निकले उकले, कहीं काना कोतर दिख जाता है कोई, तो कहता है अरे दिख गया आप तो दिन खराब। एक सोच होती है लोगों की, ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन उस समय तो ये सोच और ज्यादा रही होगी। इसलिए आसपास जो रहते थे किले के, वो सब जब जगते थे तो वहां कहीं से मिलमिलाते हुए सीधे झरोखा दर्शन के पास ही चले आते, तो वहीं से आंख खोलते थे और दिखते थे सुल्तान बैठा है। तो भाई सुल्तान को देख लिया तब तो दिन इतना अच्छा गुजरेगा, तो लखपति हो जाएंगे, करोड़पति। तो एक सोच थी, ऐसा होता था। ठीक है। तो इसको सूचना को गुप्त कैसे रखा गया? एक व्यक्ति था इन्हीं में, मुल्ला बेक्सी। इस व्यक्ति का जो चेहरा है वो हुमायूं से मिलता जुलता था। ठीक। इसलिए जब भी जनता दरबार होता था, जनता दर्शन होता था सुबह, मुल्ला बेक्सी को ही करके बैठा दिया जाता था। लोग हुमायूं समझ के मुल्ला बेक्सी को देखते थे कि सुल्तान ठीक ठाक हैं और चले जाते थे। इस तरीके से 17 दिन तक इस बात को गुप्त रखा गया। इस दौरान अकबर का राज्यारोहण कालानौर में बिना किसी विरोध के निर्विवाद रूप से हो गया। जब अकबर का राज्यारोहण हो गया, अकबर यहां आए और यहां पर चीजें सही हुई। ठीक है। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध, हेमू की पराजय और पुनः दिल्ली और आगरा दोनों अकबर के अधीन अकबर शासक बने। ठीक। इनकी मृत्यु पर इनकी पत्नी हाजी बेगम ने मकबरा बनवाया। ठीक है।
इस मकबरे को कहां बना? दिल्ली में। हाँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है, इन मुगल बादशाहों के मकबरे का मिलान, किसका मकबरा कहां है, ये भी आ जाता है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बाबर का मकबरा काबुल में। ठीक है, दिल्ली में बनवाया। इसके इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, यानी बहुत अच्छा मकबरा बना हुआ है। दूसरा इनका नाम कहते हैं, एक क्या है, वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश। क्या बात करिए, किसी एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश। महबूब मेरे, ये वाली बात है भाई। यहां पर अपने महबूब के लिए उसके मकबरे का निर्माण पत्नी के द्वारा, अच्छी बात है। ठीक है, काश ऐसा ना हो कि पत्नी मकबरा बनवाए। पति को यदि पत्नी का मकबरा बनाना रहे तो ज्यादा, हिंदू धर्म में तो भाई यही सब चीजें हैं। हर पत्नी ये चाहती है कि मेरी मृत्यु मेरे पति के रहते हुए हो जाए, सुहागन मरू। तो एक चीज ये हुई, और ईश्वर की इच्छा, ईश्वर जो चाहता है वही करता है, सब ठीक है। अब देखिए, इनका दीनपना नगर हो गया, सॉरी दीनपना महल हो गया, इनका मकबरा हो गया। और जो इनका है वो बहुत विशेष कुछ ऐसा है नहीं, इनकी पत्नियां भी बहुत थी। एक इनकी पत्नी जो है हमीदा बानो बेगम, उनकी चर्चा हम लोग थोड़ी सी करते हैं। हमीदा बानो बेगम, ये अकबर की मां भी थी। ठीक है, देखिए हमीदा बानो बेगम जो हैं, हिंदाल के गुरु जो थे, जो हिंदाल को शिक्षा देते थे, उनकी पुत्री थी। हिंदाल के गुरु की पुत्री थी। हिंदाल को जब जाना होता था पढ़ने बचपन में, तो हुमायूं ही छोड़ने जाते थे। तो जब हुमायूं छोड़ते थे तब उसी समय कहीं हुमायूं ने इनको देख भी लिया होगा। हिंदाल छोटा था काफी, तो हुमायूं ने जब देखा तो पसंद कर लिया। कहीं हिंदाल को भी अच्छी लगती रही होंगी, तो कहते हैं इनको लेकर के हिंदाल और हुमायूं में कुछ आपसी मनमुटाव था, लेकिन वो जो बाद में खत्म हो गया। बाद में ऑफर रखा इनके पिता के सामने, पिताजी ने विवाह कर दिया हमीदा बानो बेगम से, और बाद में एक हुमायूं की अच्छी पत्नी बनी। 1604, बहुत समय जी हैं, 1604 में इनकी मृत्यु हुई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो अकबर एवं दरबारियों ने, अकबर प्लस उसके दरबारियों ने सिर मुड़वा लिए थे। यानी हिंदू धर्म की प्रथा का पालन किया गया। हिंदुओं में यह पिता या माता कोई मर जाए तो 10वां के दिन सिर मुड़वाया जाता है। यहां हमीदा बानो बेगम, जिनको मरियम मकानी भी कहते थे, इनकी जब मृत्यु हुई तो अकबर और उसके दरबारियों ने सिर मुड़वाए। चीजें ठीक है। अब हम लोग की डेथ हो गई है, अब हम लोग एक राष्ट्रीय शासक जिनको संज्ञा दी गई अकबर की बात करते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर 1556 से 1605, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक।
मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, बड़े कार्य किए। चलिए हम लोग इनकी उपाधि की बात करते हैं। अकबर की उपाधि, ठीक है। पहला, दक्षिण का बादशाह। दूसरे लोगों ने इन्हें बड़ी उपाधि दी है, ठीक है। अर्श आसियानी, ये जहांगीर कहता था इनको, अर्श आसियानी, ठीक है। जगदीश्वर, ये प्रजा कहते थे इन्हें, जगदीश्वर, ठीक है। फिर इन्होंने स्वयं उपाधि धारण की कब? जब मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा के पश्चात अल इमाम, अल इमाम या इमाम आदिल, आदिल की उपाधि, ठीक। अमीरुल मोमिनीन की उपाधि, अमीरुल मोमिनीन की उपाधि, ये धारण किया। ये चीजें आई, इतना सब। अब एल्फिंस्टन ने इन्हें सबसे पहले राष्ट्रीय शासक कहा है, तो जो लोगों ने किया उस पर बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। आरपी त्रिपाठी ने यह कहा, अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था। आरपी त्रिपाठी ने कहा कि अकबर अपने युग का संतान और पिता दोनों था, ठीक। स्मिथ ने कहा कि मनुष्यों का जन्मजात शासक, स्मिथ ने कहा। मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक, एल्फिंस्टन ने कहा। अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था, वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था, उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग था, ये लेनपुल ने कहा है, ठीक है। ये इनके हैं, जिसमें से अर्श आसियानी, ये क्वेश्चन, अल इमाम, इमाम आदिल या अमरुल मोमिनीन, ये पूछा गया है बहुत समय पहले ही, नहीं तो ज्यादातर इससे प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक। अब हम लोग इनके शासन की बात करें। काम तो अकबर के इतने ज्यादा हैं और ऐसे ऐसे काम हैं जिसकी तुलना हम आज से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इनके जब शासनकाल की बात होती है तो इसमें 3 चरण आते हैं। पहला है बैरम खां की संरक्षकता का, काल 1556 से 1560। दूसरा है पेटीकोट शासन, या पर्दा शासन। पंद्रह 1560 से कुछ लोग 62 कहते हैं और कुछ 64 कहते हैं, इसलिए हम लोग अंतिम 1564 ही कहेंगे, ठीक है। फिर उसका है स्वयं का शासन, 1564 से 1605। चीज और, मुगल शासकों में अकबर ही एक ऐसा था जो पूर्णतः अनपढ़ था, इसे अक्षर ज्ञान नहीं हो सका। कहते हैं बड़ा प्रयास भी किया गया इसकी शिक्षा उच्छा के लिए, कई शिक्षक भी लगाए गए, लेकिन फिर भी अक्षर ज्ञान नहीं हो सका, ठीक। ये चीज आई। अब देखिए ये 3 पार्ट हो गए। इसमें बैरम खां संरक्षक हैं, शेखू बाबा या खान बाबा। मुनीम खां के बाद यारे वफादार और शेखू बाबा या खान बाबा की उपाधि की दी हुमायूं ने।
और इनको अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के सेकेंड युद्ध में सेना का नेतृत्व हेमू के खिलाफ नेतृत्व जो है वो बैरम खान ने ही किया। लेकिन जब विजय हो गया, अकबर का राज्याभिषेक हो गया और बैरम खान स्वयं संरक्षक बने अकबर के, क्योंकि इस समय तक अकबर की उम्र 13 वर्ष 4 माह थी राज्याभिषेक के अवसर पर। तो जब इतनी कम उम्र है अकबर की, 13 वर्ष 4 माह ही, तो संरक्षण जरूरी था। बैरम खान संरक्षक बने और बैरम खान ने चूंकि सिया थे तो शासन में भी इन्होंने अपने लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रदान करना शुरू किया। और जैसे इन्होंने अपने लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किया, अकबर के दूसरे जो नजदीकी थे उन्होंने इसका खुलेआम तो कर नहीं सकते थे, इसलिए अकबर को तो भड़का सकते हैं। अकबर को भड़काने का काम शुरू कर दिया और ये काम किया अकबर की अत्तका खेल ने, अर्थात घाय माताओं ने। यानी एक परिवार था ये धाय माताओं का, कहते हैं उसमें बैरम खां के खिलाफ बात भी आई, बाद में एक युद्ध भी हुआ। शमसुद्दीन अत्तका खां ने इनको युद्ध में पराजित किया। बैरम खां को बंदी बना करके दरबार में लाया गया, क्योंकि अकबर इनके संरक्षण में काफी समय से था और अकबर इनका सम्मान भी बहुत करता था। तो जब सम्मान भी बहुत करता था तो उन्हें डायरेक्ट सजा तो नहीं दी जा सकती थी। उसने इनके सामने 3 प्रस्ताव रखे। पहला ये कि आप यदि चाहें तो बैरम खां प्रधानमंत्री और वकील हैं, ये पद छोड़ करके आप संरक्षक की भूमिका में आजीवन दरबार में रह सकते हैं, पहला। दूसरा, आप संन्यास धारण कर लो, कोई जमीन उमीन ले लो या कोई जागीर ले लो, अब जाकर के। तीसरा, मक्का चले जाओ जाने की। इन्होंने तीसरा, भाई अब प्रधानमंत्री और वकील वही घोड़ा चढ़ के गधा थोड़े चढ़ते, तो प्रधानमंत्री वकील रह करके एक जागीर के बाजू बनते, ये चीज नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना, मक्का जाने की बात सुनी। और जब मक्का की तरफ प्रस्थान किया इन्होंने, तो गुजरात के पास कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी। कहते हैं वहां पर जो पीर इत्यादि थे, इन्होंने ही इनकी शव को दफन किया। इनकी पत्नी और पुत्र, इनको मुगल दरबार में लाया गया। कहते हैं पत्नी से अकबर ने विवाह कर लिया और पुत्र को अपना पुत्र कहा। ठीक है, यही बने अब्दुल रहीम खान खाना। जो रहीम हिंदी वाले हैं ये वही हैं। ठीक है, खान खाना, क्योंकि इनकी भी उपाधि थी, बैरम खान की भी उपाधि खान खाना थी, इसलिए बाद में अकबर ने भी खान खाना और अब्दुल रहीम को भी खान खाना की उपाधि दिया। इनकी पत्नी सलीमा बेगम, सलीमा बेगम यह अकबर की दूसरी ब्याहता पत्नी थी। अकबर ने प्रथम विवाह जो किया, इनका पहला विवाह रुकैया बेगम के साथ हुआ था। और ये रुकैया बेगम है कौन? कामरान की पुत्री। ठीक है, कामरान की पुत्री थी रुकैया बेगम। सॉरी, कामरान नहीं, हिंदाल की थी। कामरान नहीं, हिंदाल की पुत्री थी। रुकैया बेगम अकबर की पहली पत्नी हैं। इनसे पूर्व अकबर अविवाहित थे,
पहली शादी है इनकी है। इसके बाद सलीमा बेगम से इन्होंने विवाह किया। एक तरफ अकबर ने बाद में यह भी कहा कि पुरुषों को बहुविवाह नहीं करना चाहिए, एक ही पत्नी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुविवाह से पुरुषों की शक्ति और सामर्थ्य दोनों क्षीण हो जाता है। और दूसरी तरफ अकबर के जो वैधानिक विवाह मिलते हैं जिनका उसने निकाह किया है, सिंधु मांग भराई की है, बारात लेके गए किए हैं, ऐसे 374 पत्नियों का उल्लेख है, विवाह का उल्लेख है। यानी खुद 374 करो और दूसरे को यह नसीहत दो कि शक्ति और सामर्थ्य खत्म हो जाता है, ज्यादा विवाह नहीं करना चाहिए। कम से कम गांधी जी पहले आगे होते तो अकबर को कुछ तो शिक्षा दे देते कि आप किसी चीज के लिए तभी मना करो जब आप उस चीज का स्वयं पालन कर लो। ठीक है, तो ये पहला काल। दूसरा काल जो है पर्दा शासन। (1560 से 64). ठीक है, इस पर्दा शासन में एक गुट है। ठीक, एक गुट है पर्दा शासन में। और यहां पर अकबर की धाय माहम अनगा, जो मुगल काल की पहली प्रधानमंत्री, पहली और इकलौती प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री में इकलौती महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री या वकील अकबर की थी ये। ठीक है, के नेतृत्व में एक अतगा गुट का निर्माण होता है। ठीक है, अतका गुट का निर्माण होता है और इस गुट में अतका गुट या अतका खैल, इस गुट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकबर को अपने अधीन रखने का या अकबर के द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जैसे अब देखिए इसमें कौन कौन है। महामनगा, जीजीअनगा। जीजीअनगा वो महिला हैं जिन्होंने अकबर के जन्म के बाद सबसे पहले अपना दूध पिलाया था। अकबर अपनी मां का दूध नहीं पिया, सबसे पहले जीजी अनगा का ही दूध पिया था उसने। ठीक है, तो ये कि दूसरी धायमा। शमसुद्दीन अतगा खां, जीजी अनगा के ये पति हैं। मिर्जा अजीज कोका, या इन्हीं को कोकल तास भी कहते थे। अधम खां, पीर मोहम्मद, अधम खां, पीर मोहम्मद, हमीदा बानो बेगम, यानी अकबर की वास्तविक मां भी इसी में सम्मिलित थी। तो एक ये गुट बना और इसी संपूर्ण गुट को हम अतगा खैल कहते हैं। खैल का तात्पर्य होता वंश से। देखिए इस समय अकबर की एज क्या रही होगी? 18 वर्ष। और इस उम्र में 17-18 साल की उम्र में बच्चा अपनी मां के ज्यादा नजदीक होता है। कोई भी बात कहनी हो तो पिता से तो कह नहीं सकता, ऐसे में मां से ही सारी बात सोचना। आज के बच्चे तो शुरू से ही, बचपन से ही पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए कि पापा के ही दोस्त बनते हैं, मां के दोस्त वो बाद में बनते हैं। लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी। 18 साल की उम्र है, मां के नजदीक रहेंगी।
ये भी धाय माँ, ये भी धाय माँ, ये तो माँ है ही है। ये धाय माँ के बाप हैं, पति हैं, यानी धाय पापा हैं ये इनके। ये धाय भाई है, दुधमुहा भाई है ये, क्योंकि जीजी अनगा के पुत्र हैं ये मिर्जा अजीज कोका, यानी दुधमुहा, एक ही माँ के दूध वाले संतान हैं ये, दोनों ने दूध एक ही माँ से पिया। अधम खां पीर मोहम्मद ये महामनगा के बेटे हैं, तो इनके अधीन ये थे अकबर। लेकिन समस्या क्या है कि कब तक इनके अधीन वो रहते, इसलिए 1562 के पश्चात ही अकबर हरम के प्रभाव से दूर होने लगता है और कुछ परिस्थितियां भी बन गई। परिस्थितियां क्या बन गई? मालवा विजय में अधम खां प्लस पीर मोहम्मद, ये दो भाई गए, ठीक। और इसमें किया क्या अधम खां ने कि मालवा विजय के पश्चात अधम खां ने जो लूट की संपत्ति मिली उसमें घपलेबाजी कर दी, और जो राजस्व देखते थे वकील थे जो है ना शमसुद्दीन अतका खां, देखिए आपसी फुट है अतगा खां, जब इन्होंने इसकी शिकायत की तो अधम खां ने अतगा खां की हत्या कर दी। चोर भी सीना जोर हो सकता है, ये ध्यान यहां मिलता है। कहते हैं जब भाई लूट का धन है, तुम गबन कर रहे हो, सुल्तान की आज्ञा नहीं है, यानी सुल्तान को तुम अपने हाथ की कठपुतली समझ रहे थे, तुम्हारा मन इतना ज्यादा बढ़ा था अपनी मां की वजह से कि तुम किसी की भी हत्या कर दो, सुल्तान तुम्हारा क्या उखाड़ लेगा। अगर ये सोच थी तो दिक्कत तो थी ही। जब अकबर को ये बात पता चली तो अधम खां को बुलाया गया, पकड़े गए ये, और अकबर ने ये कहा कि इस बंदे को किले के ऊपर लेके जाओ और ऊपर से नीचे फेंक दो, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक इसकी मौत ना हो जाए। कहते हैं इसको किले के ऊपर ले गया आगरा के, वहां नीचे फेंका गया, फिर आए लोगों ने सूंघा ऊंघा देखा, जान बाकी थी, फिर लेके गए ऊपर, फिर नीचे फेंके, फिर सूंघा देखा थोड़ा सा बचाया भी, और फिर लेके गए ऊपर, फिर फेंके, फिर आए देखे चला गया था। यानी अधम खां चले गए, यहां से अधम खां चले गए, शमसुद्दीन अतका खां चले गए, ठीक। अब बचे कौन? पीर मोहम्मद। अधम खां ने जीता कहां? मालवा। मालवा के शासक कौन? बाज बहादुर। कहते हैं जब अधम खां ने आक्रमण किया तो मालवा के शासक बाज बहादुर दक्षिण भाग गए थे, और जब अधम खां के साथ ये हो गया तो पीर मोहम्मद जो हैं इन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया। बाज बहादुर ने पुनः यहां आक्रमण किया। कहते हैं जब आक्रमण किया तो पीर मोहम्मद पराजित हुए और ये भागे, नर्मदा नदी में डूबकर इनकी मृत्यु हो गई, नर्मदा नदी में, ठीक है। यानी पीर मोहम्मद भी चले गए। बाद में मालवा पर फिर से आक्रमण हुआ, ठीक है। अब्दुल्ला खां उज्बेक ने आक्रमण किया जिसमें बाज बहादुर की पराजय होती है। बाज बहादुर को बंदी बना करके मुगल दरबार में भेजा गया, अकबर ने इन्हें माफ कर दिया और 2000 का मनसब भी दिया, ठीक है। तो ये चीज हुई और इसी घटना के बाद ये खत्म हो गया। मिर्जा अजीज कोका अंत तक अकबर के मित्र बने रहे, अकबर के सहयोगी बने रहे, अकबर की मृत्यु तक। महामनगा, जीजी अनगा, हमीदा बानो बेगम तो उनकी मां ही थी। इन्हीं तीन की मृत्यु से अकबर पर्दा शासन से निकल चुका था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकबर का मूल शासन देखा जाए कि अकबर के काम क्या थे, कैसे क्या उन्होंने क्या क्या चीजें थी। 1562 के बाद, ठीक है। हाँ, बाज बहादुर पे थोड़ी सी बात करते हैं। बाज बहादुर के विषय में कहा कि संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। क्यों प्रेमी था? बाज बहादुर की एक पत्नी थी रूपवती, और रूपवती के विषय में यह कहा जाता है जितना ज्यादा संगीत
का शौक बाज बहादुर को था, उतना ही शौक रूपवती को भी था। ठीक है, तानसेन सिर्फ और सिर्फ रूपमती से ही हारे थे संगीत में, और वो तानसेन जो इनके नौरत्नों में थे अकबर के। तो जब पत्नी भी इतनी अच्छी संगीतज्ञ हो तो पति तो संगीत वैसे ही शौक कर पा लेगा। तो बाज बहादुर और रूपमती की एक कथा है, इनके विषय में पूछा भी जाता है बाज बहादुर का संबंध कहां से है, तो ध्यान रखिएगा उसमें बहुत से स्टेट दे दिए जाते हैं। तो मालवा, ठीक है। रूपमती किसकी पत्नी थी, या पत्नियों को नाम दे दिया गया, जोड़ा बैठाओ कौन किसकी बीवी है, ये भी आ जाता है। तो रूपमती अच्छी संगीतज्ञ थी, तानसेन को संगीत में पराजित करने वाली इकलौती महिला जिनसे पराजित हुई थी। ठीक है। दूसरा, अकबर जो है नक्कारा ये बजाता था, बहुत अच्छा कहते हैं बजाता था, ये नगाड़ा जो होता है वो। और ये बजाने की जो विधा है ये बाज बहादुर से ही सीखा, यानी इनको ये सिखाने वाले भी अकबर ही थे, सॉरी बाज बहादुर ही थे अकबर को, नहीं तो अकबर कभी कुछ सीख नहीं पाता। ठीक है, ये चीजें थी। बाद में बाज बहादुर अकबर के दरबारी हो गए, 2000 का मनसब मिल गया, वो उसी में खुश थे। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं अकबर के दूसरे कार्यों पर। अकबर की प्रशासनिक नीतियां, बहुत से कार्य हैं भाई अकबर के। चलिए, प्रशासनिक नीतियां जैसे मनसबदारी व्यवस्था, राजपूत नीति, धार्मिक नीति, दक्षिण विजय अभियान, ये कुछ हैं जिनकी बात हम लोग लास्ट में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब हम लोग अकबर के कुछ सामाजिक कार्य देखें इन्हीं प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत। ठीक है, देखिए मुगलों में झरोखा दर्शन, सिजदा और जमी बोझ प्रारंभ करने वाला मुगलों में पहला मुगल शासक। ठीक है, झरोखा दर्शन, सिजदा और जमी बोझ प्रारंभ करने वाला पहला शासक। दूसरा, मुनीम खान को खान बाबा, जैसे उनको शेखू बाबा या खान बाबा कहा, वैसे इनको खान बाबा या बाबा मेरे पिता कहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फतेहपुर सीकरी में इसने हिंदुओं के लिए धर्मपुरा, मुसलमानों के लिए मानो और जोगियों, मुसलमानों के लिए इसने खैरपुरा, जोगियों के लिए जोगीपुरा, ठीक है, के भोजनालय केंद्र थे ये, फ्री वाले स्थापित किए, यानी यहां जाओ फ्री में खाना पानी खाओ और चले जाओ। ठीक है, ये चीजें थी, यानी सबके लिए अलग अलग, कि किसी को धर्म का कुछ बात इत्यादि ना हो पाए। देखिए, दूसरा, अकबर ने सती प्रथा और शिशु हत्या पर रोक लगाई। यानी सती प्रथा, सती जानते ही हैं, सबसे पहले इसका उल्लेख प्राचीन काल में 510 ईस्वी में
भानुगुप्त की मृत्यु पर एरण अभिलेख, जो गुप्त में अंतिम थे सेनापति, उनकी मृत्यु पर उनकी पत्नी ने क्षति हो गई थी, जिसका उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है सबसे पहले। क्योंकि राजपूतों में सती और जौहर ये दोनों परंपराएं मिलती थी, तो सती प्रथा पर इसने रोक लगाई। शिशु हत्या यानी शिशु के जन्म पर ही मृत्यु होती थी, मार दिया जाता था, तो उस पर इसने रोक लगाई। ठीक है, एक प्रस्ताव पारित किया, बराबर कर दिया, कोई जरूरी था थोड़े था कि सब लोग मानते ही। बालिका शिशु हत्या जो राजपूतों में प्रचलित थी, इस पर इसने रोकने का प्रयास किया कि राजपूतों में बालिका हत्या जो होता है कि जन्म के साथ ही बालिका हत्या कर दिया जाता था, उसको रोकने का प्रयास किया। बहुपत्नी विवाह या कई विवाह करना, ज्यादा नहीं करना, इसकी बात ये कर रहे हैं। खुद 374 पत्नी रखे हैं, दूसरे शिक्षा दे रहे थे एक एक करो, ज्यादा मत करो, और शिक्षा दे रहे थे उसमें देखो क्या कहते हैं कि यह पुरुषों के स्वास्थ्य का विनाश करती है। यानी ज्यादा पत्नियां पुरुषों के स्वास्थ्य का विनाश करती हैं और उनके घरों को दुखों से भरती हैं। सही बात है भाई, 4-5 पत्नियां अगर घर में आ जाएं तो पक्का है आप घर में नहीं रह सकते, आप घर छोड़ के चले जाओ। नहीं, आप जितने समय वहां रहोगे उतने समय सिर्फ और सिर्फ सिरदर्द ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, रिश्ते के भाई बहन, नजदीकी रिश्तेदारों तथा बड़ी औरतों या नौजवानों के बीच विवाह को अस्वीकृत किया। खुद हिंदाल की बिटिया से विवाह कर लिए हैं, वो रिश्ते नहीं थी, चचेरी बहन से विवाह की। तो भाई चलो, अपना जो किए उससे तो सीखता है आदमी। जब हम किसी चीज का अनुभव कर लेते हैं और ये पता चलता नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तभी तो हम दूसरे से बताएंगे। तो पहले अगर आप ये कहते हो कि शराब अच्छी चीज नहीं है, तो पहले शराब को चख लो, उसके बाद दूसरे से कहो कि शराब अच्छी चीज नहीं है। बिना चखे नहीं, आप पहले अनुभव तो करो उसका क्या होता है। तो यहां पर ये अनुभव कर रहे थे। बहुत पत्नियां रखे, 374। अरे भाई यहाँ 1-2 समझती नहीं है लोगों से, यहाँ 374 पत्नियां। तो इतनी ज्ञान तो देते हुए इनको बनता था, इतना ज्ञान तो देंगे ही देंगे। 374 पत्नियों के पति के द्वारा यदि ये कहा जाए ज्यादा पत्नी नहीं रखनी चाहिए, बहुपत्नी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पुरुषों के स्वास्थ्य पर असर डालती हैं और घर में क्लेश उत्पन्न करती हैं, इतना तो हक देना ही चाहिए। दूसरा, नजदीकी रिश्तेदारों से, ज्यादा उम्र की पत्नियों स्त्रियों से, कम उम्र के नौजवानों से, इनसे विवाह से बचना चाहिए, इन लोगों से विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसने देखिए क्या किया। इन्होंने ये कहा कि जो भी बेगमें हरम में रहती हैं, इनके नामों का सार्वजनिक रूप से उल्लेख ना किया जाए। ठीक, बल्कि इन बेगमों का इनके मायके के स्थान के नाम से बुलाया जाए। इसीलिए जोधाबाई हो गई, क्योंकि वो जोधपुर की थी। जैसे अभी भी देखो क्या होता है, जैसे किसी घर में 8-10 बहुएं होती हैं अगर, तो वहां पर पुरानी अगर है दादी माई, तो ये लोग क्या करती हैं, या तो उनका नाम तो जल्दी नहीं लेती हैं, बड़का, छोटका, मोटका, करिकी, पतरकी, मोटक्की, ये सब नाम से रहती हैं। ठीक है, नहीं तो उनके मायके किस गांव में है उस गांव के नाम से लेती हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ वाली, इलाहाबादी, है ना, बनारसो, ए इलाहाबादो, ए प्रतापगढ़ो, ए सुल्तानपुरिया, ए जौनपुरिया, ये सब नाम कुछ कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी। आगे बढ़ते हम लोग। 12 वर्ष की आयु से पहले खतना करने पर रोक लगाई। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की आयु से पहले खतना ना करें। जब कोई बच्चा 12 वर्ष की उम्र पार कर जाए तभी खतना करना चाहिए। दूसरा, विवाह की न्यूनतम उम्र तय कर दी। लड़के की 16 वर्ष
और लड़की की 14 वर्ष। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि आपकी तो उम्र निकल चुकी है, अब तक तो आपका विवाह हो जाना चाहिए। अरे वो 1570 की बात है, 70-80 की बात है, आज की बात नहीं है। तब 16 वर्ष 14 वर्ष रखा गया। आज की उम्र सरकार कहती है 18 और 21, लेकिन सामान्यतः मम्मी पापा क्या कहते हैं, 30 और 25। ठीक है, तो ये चीजें थी। आगे बढ़े। शिक्षा का भी सुधार किया। अकबर ने मदरसों में हिंदी की शिक्षा के लिए शिक्षक नियुक्त किए, यानी मदरसों में भी हिंदी की शिक्षा दी जाएगी। हिंदू अध्यापकों की भी नियुक्ति कर रहा है वो। ठीक है, दूसरा अब इनके और काम देखिए। 1562 में अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगाई और यह कहा जबरन इस्लाम स्वीकार कराना निषिद्ध है। दास प्रथा पर रोक और किसी भी व्यक्ति को जबरन इस्लाम स्वीकार नहीं कराया जाएगा। ठीक है, जो भी दास थे या गुलाम थे उन सभी को इसने आजाद कर दिया। 1594 में गुलामों के या दासों के व्यापार इत्यादि पर भी रोक लगा दी। ठीक है, नए सिरे से 1563 इसमें वो मथुरा गए और मथुरा में ही अकबर को यह पता कि तीर्थ यात्रा कर भी लगता है। जैसे उसे वहां यह पता चला कि अरे ये तो तीर्थ यात्रा कर, उसने वहीं पर घोषणा की और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त घोषित कर दिया। ठीक, 1564 काफी ज्यादा है। 1564 में नरहरि के कहने पर अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर समाप्त कर रहा है, लेकिन कुछ समय तक तो समाप्त रहा, लेकिन 1575 में पुनः जजिया लगा दिया, पुनः लागू कर दिया। ठीक, लेकिन 1579 में पुनः जजिया समाप्त कर दिया। इसीलिए बदायूनी जजिया हटाने की तारीख जो है 1579 देता है, उससे पहले का नहीं। ठीक, नेक्स्ट। पंद्रह 1573-74 घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। यानी 1573-74 में घोड़े दागे जाने लगे। 1574-75 में सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय शाही लेखागार का फतेहपुर सीकरी में गठन किया। शाही लेखागार का सीकरी, फतेहपुर सीकरी में गठन किया। यानी अब सारे डाटा रखे जाएंगे, जो भी हैं, जो भी फरमान इत्यादि हैं, वो सारे अब रखे जाते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 1575 में
1575 में मध्य एशिया से प्रभावित होकर, मध्य एशिया की उससे, है ना, एशिया से प्रभावित होकर मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मनसबदारी व्यवस्था की बात आती है तो इसकी शुरुआत 1567 से ही हम लोग देखते हैं। धीरे धीरे चीजें आई, पहले जात का पद आया, फिर सवार का पद आया, 1574 में जाकर के सवार का पद आया, और जो जात और सवार का पद 1575 से पारंपरिक रूप से लागू हो गया। ठीक है, तो डेट यही दे दिया जाता है। 1577-78 से सिजदाम पैबोस की शुरुआत हुई। की दरबार में वही ईरानी त्योहार जो बलबन के द्वारा सर्वप्रथम लागू किए गए थे। ठीक है, 1580 में दहसालिया व्यवस्था लागू किया गया। कौन था इसका प्रवर्तक? राजा टोडरमल। ठीक है, 1583-84 इलाही संवत या फसली संवत की शुरुआत हुई। फसली संवत इसलिए कहते हैं क्योंकि कृषि के अनुसार इसका पूरा निर्धारण हुआ था। ठीक है, अब देखिए, इस इलाही संवत का जो विचार है वो अबुल फजल ने दिया। ठीक है, इलाही संवत का विचार जो है वो अबुल फजल ने दिया। ठीक, अबुल फजल ने दिया, लेकिन इसे प्रस्तुत करने का श्रेय फतुल्लाह सिराजी को जाता है, और इन्होंने ही इसे प्रस्तुत भी किया। ठीक है, 1588 गजे इलाही, इसका प्रयोग शुरू किया। अब गजे इलाही और गजे सिकंदरी, हम लोगों ने दो चीज देखा था। गजे इलाही कितने अंगुल का? 41 अंगुल, और गजे सिकंदरी 39 अंगुल। दोनों में यही अंतर था। ठीक है, यानी अकबर के समय भूमि का क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ जाता है इसकी वजह से। ठीक, 1589, ठीक है, अकबर ने कश्मीर यात्रा की। ठीक है, 1591 में सती प्रथा रोक लगाई थी, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, ये मिटा रहे हैं। (1572) ये टाइम है गुजरात विजय का। ठीक, और इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में काफी बड़ा दरवाजा है, इसका निर्माण कराया था। और गुजरात विजय में जो दूसरा अभियान था उसे विश्व के द्रुतगामी अभियानों में संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये कहा गया बहुत तेज अभियान, बहुत जल्दी पहुंच गए थे। ठीक है, 1 मिनट अभी मिलने जा रहा है।
विश्व के तीव्रतम अभियान में ही माना जाता है ये, ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ठीक है। ये राणा प्रताप से और अकबर के सेनानायक थे राजा मान सिंह। इसमें राणा प्रताप पराजित हुए थे। लेकिन अब जो नए शोध हैं उसके अनुसार इस युद्ध में मान सिंह पराजित हुए थे, न कि राणा प्रताप। लेकिन चूंकि अकबर की सेना बहुत सशक्त थी, बहुत मजबूत थी, इसलिए इसमें ये चीजें आई। इतिहासकार उस समय जो भी लिख सकते थे वो उन्होंने लिखा, ठीक है। आज की क्लास हम लोगों की काफी लंबी जा रही है, काफी लंबी हो जाएगी अगर हम लोग बहुत डिस्क्राइब करें अकबर को, तो इसलिए हम लोग अकबर को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, ठीक है। बहुत सी चीजें अभी आएंगी, मनसबदारी व्यवस्था आएगी तो हम लोग जहांगीर के समय में उसको अकबर के समय से ही ले लेंगे। अकबर की जब वास्तु आएगी तो हम लोग शाहजहां के समय ले लेंगे। चित्रकला का विकास आएगा तो उसको हम लोग जहांगीर की चित्रकला के साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो वो चीजें रहेगी। राजपूत नीति की बात आती है तो अभी अकबर के समय में सारे राजपूत रजवाड़ों को अकबर ने जीत लिया, सिवाय मेवाड़ को छोड़कर। लेकिन 1614 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ के साथ संधि की। राणा अमर सिंह को मजबूर होकर के जहांगीर से संधि करनी पड़ी, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग संपूर्ण राजपूत नीति को भी जोड़ लेंगे। तो आज के लिए अकबर में इतना ही है, और जो चीज बची इबादत खाना इत्यादि उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में धार्मिक नीति में या तो लास्ट में सबसे या शुरू में ही कभी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। थैंक यू।